बोले ठीक है, तो ये हमें बताओ कि नाभिक के अंदर कौन कौन बैठा है? प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं वो किस बल द्वारा बैठे हैं? नाभिकीय बल द्वारा। ये नाभिकीय बल उत्पन्न कहां से हो जाता है भाई? नाभिकीय बल कहां से आ गया? कौन सी ऊर्जा ने नाभिकीय बल को उत्पन्न किया है? तो इस ऊर्जा को जानने के लिए हम लोगों ने नाभिक की स्टडी किया। नाभिक को जब हमने तौला, नाभिक में बैठे कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये वाला प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हैं, जब इन्होंने तौला तो जो नाभिक का द्रव्यमान था न्यूक्लियस का द्रव्यमान वो किसके बराबर आना चाहिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के जोड़ के बराबर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक थैली है, पतला सा थैली, द्रव्यमान रहित है, मतलब उसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, और उसमें मान लीजिए आपने 3 ठो प्रोटॉन रखा है और 3 ठो न्यूट्रॉन रखा है और कुल 1 किलो का है, तो थैलिया से तौल में कितना किलो आना चाहिए? ऐसा नहीं आ रहा था। जब वो अलग अलग तौल रहे थे तो 6 किलो तो आ रहा था, लेकिन जब नाभिक में तौल रहे थे तो 5 किलो 900 ग्राम आ रहा। तो आइंस्टीन सर यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि आपके ऊर्जा की क्षति होती, द्रव्यमान की क्या होती है? क्षति, नुकसान होता है। जब नाभिक बनता है तो द्रव्यमान की क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है। और जो द्रव्यमान घट जाता है तो किसमें बदल गया रहता है? तो पहले तो अलग अलग थे तो सब द्रव्यमान थे, 1-1 किलो के 6 ठो थे, लेकिन जब 6 मिलके नाभिक बनाए हैं तो उसमें से 100 ग्राम खत्म हो गया। और जब नाभिक तोलोगे तो 6 किलो नहीं मिलेगा, 5 किलो 900 ग्राम लगभग मिलेगा। लगभग में बता रहे हैं, मतलब ये 5 किलो नाभिक थोड़ा ना होता, वो एक तुलनात्मक बता रहे हैं कि 100 ग्राम मतलब जैसे कम हो जाए तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो कम वाला गया कहाँ? आइंस्टीन कहते हैं वो ऊर्जा में बदल जाता है और वही ऊर्जा उसको बांधे रहता है, वही ऊर्जा उसे बांधे रहता है। मतलब ये नाभिकीय बल जो आती है वो नाभिकीय बल उसी ऊर्जा की वजह से आती है जो ऊर्जा उसके द्रव्यमान क्षति के कारण आया है। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन आएगा कि नाभिक के अंदर द्रव्यमान क्षति क्या है? क्षति, मास डिफेक्ट। क्या है मास डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, कैसे निकालोगे? हम कहेंगे कि मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, जिससे द्रव्यमान मतलब कुछ घट जाता है, कम आता है तोड़ने पे, उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। कैसे निकाल पाएंगे हम लोग? हम कहेंगे पहले तो उसमें हम देख लेते हैं प्रोटॉनों का द्रव्यमान पूरा। प्रोटॉनों का द्रव्यमान क्या प्रोटॉन रहता है एटम में? जितने परमाणु क्रमांक होते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन गुणे जेड, क्योंकि कोई एटम रहेगा तो में एक प्रोटॉन रहेगा नहीं, जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। तो हम पहले तो जेड गुणे एमपी करेंगे। जैसे सोडियम है तो में क्या प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन, तो 11 पूरा नहीं मारे पड़ी, तो ओके जेड लिखी थे, परमाणु क्रमांक मानेगी जेड, और एमपी प्लस जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ वो किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या बटे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार बटे परमाणु क्रमांक। इसमें कितने गुणा मानना पड़ेगा? परमाणु भार माइनस ए माइनस जेड, ए माइनस जेड से न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है और जेड से प्रोटॉन की संख्या निकलती है, तो जेड गुणे एमपी और प्लस ए माइनस जेड गुणे एमएन। ये कुल प्रोटॉनों का हो गया, ये कुल न्यूट्रॉनों का हो गया। कितने में से क्या घटा देंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वाला द्रव्यमान कितना था वो घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना मास डिफेक्ट हुआ। जैसे मान लो 12 ठो प्रोटॉन था तो 12 ठो प्रोटॉन का तोड़ लिए, 10 ठो न्यूट्रॉन था या 15 ठो न्यूट्रॉन था तो 15 ठो न्यूट्रॉन को तोड़ लिए, कुल इकट्ठा कर दिए। अब जब नाभिक बना लिए तो नाभिक का तोड़ लिए, जब नाभिक वाला घटाएंगे कुछ कम आएगा कि नहीं? नाभिक का 10 ठो प्रोटॉन और 15 ठो न्यूट्रॉन तो कुल बन के 25 किलो, लेकिन जब नाभिक बनाओ तो आओ तो 24.5 किलो। तो नाभिक वाला जब दोनों जोड़ के घटाओगे तो कितना डिफेक्ट हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब इसका फार्मूला हुआ क्या? डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम। यहाँ इस्तेमाल लिया मैं, ये प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ये कैपिटल लेना है, न्यूक्लियस
किसका मास, नाभिक का मास। तो हम लोग बता रहे हैं कि जब किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में उनके प्रोटॉन, नाभिक का द्रव्यमान उनके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की द्रव्यमानों के योग से कम होता है, घट जाता है, इसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। और वो द्रव्यमान क्षति जाता कहाँ है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और वही ऊर्जा नाभिकीय बल बन के उसको बांधे रहता है। नाभिक को बांधने के लिए वही ऊर्जा आता है जो द्रव्यमान क्षति को ऊर्जा में बदल के बना हुआ है। क्लियर हुआ? ऐसे ऊर्जा जो नाभिक को बांधने में यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा। तो एक टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा क्या है। तो हम बताते हैं प्रत्येक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाली ऊर्जा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बहुत तेजी से बांधा हुआ है, उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। कौन देता है, द्रव्यमान क्षति। वो जो द्रव्यमान कम हुआ है वही आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी में बदला है, और एनर्जी में बदलने के बाद बांध लिया है। पहले 1-1 किलो के 25 अलग अलग थे, 25 जब इकट्ठा हुए तो 25 किलो में से 24.5 बचे, और जो आधा किलो हुआ था ऊर्जा बदल गया और उसी सबको क्या कर दिया। तो जो द्रव्यमान में नुकसान हुआ दैट इज द मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, और जब ऊर्जा में बदल के बांधने लगा तो दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी, बंधन। तो हम बताते हैं कि द्रव्यमान क्षति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को प्रबल रूप से बांधे रहती है, और वैसे ऊर्जा को क्या बोलते हैं। अब बंधन ऊर्जा कैसे निकलेगा, E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। कितना द्रव्यमान क्षति हुआ और गुणे सी स्क्वायर लगाएंगे तो तुरंत वो द्रव्यमान किसमें बदल जाएगा, मतलब हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो निकलेगा जेड इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस न्यूक्लियस वाला MN। ये तो पूरा द्रव्यमान क्षति हुआ इंटू C स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। फिर आता है क्या, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियर, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मतलब अंदर जितने लोग बैठे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग अगर इसको निकालना चाहे तो पूरी बंधन ऊर्जा निकाल लेते हैं। अब मान लो कि 25 लोगों को बांधने में 100 जूल लगा है, तो एक को बांधने में कितना लगा, 4 जूल, क्योंकि नाभिक में तो कई लोग हैं। अब कितना ऊर्जा लगा, वो बाइंडिंग एनर्जी बटे न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या से अगर उस बंधन ऊर्जा में भाग दे दे तो हमें तुरंत मिल जाएगा कि एक न्यूक्लियर बांधने में कितना लग रहा है। अर्थात नाभिक में एक टर्म होता है द्रव्यमान क्षति, ये आपको आना चाहिए। बताया जाता है कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक के का द्रव्यमान उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। दूसरा वर्ड, द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधने में सहायक होती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। और किसी भी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उसके एक न्यूक्लियन को बांधने में लगी ऊर्जा को कहते हैं, मतलब न्यूक्लियनों में भाग देना पड़ता है। अब जिसमें जैसे हम मान लीजिए क्वेश्चन कहते हैं कि हीलियम का बंधन ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हीलियम के नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो इसके प्रति न्यूक्लियन की बताओ तो हम पता कर लेंगे। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन में चार्ज रहते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो बता देगा 2.5, मतलब 2.5 इसका प्रति न्यूक्लियन बन जाएगा। प्रति न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन का हिस्सा, क्योंकि न्यूक्लियन उसके अंदर कई हो ना, नाभिक के अंदर कई लोग हैं, तो पूरे नाभिक को बांधने में जो ऊर्जा लगी है, नाभिक में जितने लोग बैठे हैं सबसे डिवाइड करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान। हमने आपको पॉइंट बताया कि मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है, ये समझ लेना ABCD है आइंस्टीन का, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब बीटेक उटेक अगर किए तो इसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे ले जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं, जो कि ग्रेजुएशन में ही पढ़ाया जाता है, BSc या बीटेक नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ पे हमें बस नॉर्मली जो थोड़ा सा जानकारी दिया गया है, और वो है द्रव्यमान ऊर्जा संकट, मास और एनर्जी से रिलेटेड। हमने सबसे पहले फैक्ट में बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा 2 रूपों में बना हुआ है, मतलब हमारे ब्रह्मांड में द्रव्यमान और ऊर्जा 2 अलग
अलग अलग चीजें दिखाई देती है। ये हमारी मान्यताएं थी और इसके आधार पे क्लासिकल साइंस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ऊर्जा को पढ़ने के लिए फिजिक्स और द्रव्यमान को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री, दो ब्रांचेज स्पेशली बना दिया था। और ये दोनों सबके लिए कंपलसरी होता हो, चाहे बायो का स्टूडेंट हो या मैथ का हो, इसे दोनों पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स और तभी कुछ ब्रह्मांड जान पाओगे। वहाँ आगे हमने आइंस्टीन के फैक्ट को डाला। हमने बताया कि उस समय आइंस्टीन सबसे उत्कृष्ट वैज्ञानिकों में थे और उन्होंने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग अलग, आप लोग समझ रहे हो, ये दोनों अलग नहीं बल्कि उनकी अलग अवस्थाएं हैं, इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में या फिर ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं। उन्होंने उसके रिलेटिव एक फार्मूला भी लिखा, जिसका फार्मूला रहा E=mc²। इसके सहारे अगर हम 1 किलो द्रव्यमान को ऊर्जा में बदले तो लगभग हमें 9 × 10⁻16 जूल, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी है, वो प्राप्त होता है। आइंस्टीन ने फिर बताया AKMU द्रव्यमान का बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा प्रोटॉन के द्रव्यमान को बोलते हैं और वो डिफाइंड है कि AKMU कार्बन 14 दो होता है, रेडियोएक्टिव में समझ लोगे, कार्बन 14 रेडियोएक्टिव होता है, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग AKMU कहलाता है, जो कि 1.67 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इसे ऊर्जा में बदले तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। आइंस्टीन ने अपने दो घटनाओं को लेकर अपनी बातों को सत्य कराया कि ऊर्जा को द्रव्यमान में या द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे किसी भी बड़े नाभिक में ऊर्जा अर्थात फोटॉन की बमबारी करने पर उसमें 2 कण का उत्पादन हो जाता है, बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इस घटना को युग जस्ट उल्टा, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आपस में मिलाया जाता है तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ये प्रकाश में अर्थात ऊर्जा में अर्थात फोटॉन में बदल जाते हैं, जिसे हम युग में विनाश कहते हैं। आगे हमने जाना कि नाभिक में द्रव्यमान क्षति होती है। द्रव्यमान देखा गया कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगला लाइन आप बंधन ऊर्जा बताते हैं। द्रव्यमान क्षति के कारण, द्रव्यमान क्षति के कारण जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, द्रव्यमान क्षति के कारण जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, वह नाभिक के न्यूक्लियनों को बांधने में सहायक होती है, न्यूक्लियनों को बांधे रहती है, बहुत मजबूती से बांधे रहती है और उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। आगे टर्माया बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन। तो यहाँ बताया गया कि किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा में उसके न्यूक्लियनों की संख्या से भाग देने पर हमें क्या मिलता है? बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन। अर्थात किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को, डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं? बंधन ऊर्जा। अब आती है नाभिक में होने वाली प्रक्रियाएं। आपको पता होगा नाभिक का 2 चीजें होती है, नाभिक का विखंडन, दूसरा नाभिक का संलयन। तो वो सुन लो जी, खाली सुनना है, भेज देंगे नोट्स पढ़ोगे, मन करेगा तो मन तो कर नहीं रहा होगा, करता है जैसे व्हाट्सएप दिन में क्या बात देखते हो? नहीं, एक बार में नहीं लम्बा क्यों भी मैसेज कर सकते हैं, कबो भी आप आ सकते हैं, रात 2 टाइम सुबह हो सुबह आदत जब यहाँ पड़ जाएगा ना तो स्पेशल हो जाएगा, ऑफर आ जाएगा, जिंदगी का आफत वो सोच नहीं सकते बाबू। जैसे मुलायम सिंह क्या थे? स्कूल के मास्टर, पढ़ाया करते थे। मुलायम सिंह का बायोग्राफी जानते हो नहीं? प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। आज वो खुद भी मुख्यमंत्री बन के उतरे हैं, उनका लड़का भी मुख्यमंत्री बन गया है और फिर बनने वाला भी है, जानते हो ना? एक प्राइमरी मास्टर मुख्यमंत्री बन गया किस वजह से? अपनी सोच की वजह से। हमारे दादा भी टीचर थे प्राइमरी, प्रधान तक नहीं बन पाए, प्राइमरी मास्टर रह के रिटायर हो गए। दोनों में क्या फर्क रहा होगा? हार्डवेयर सबका सेम, सॉफ्टवेयर में फर्क है। समझ में आ रहा हमारी बात? प्राइमरी मास्टर मुलायम सिंह भी थे और यहाँ आपके गांव में भी कई प्राइमरी मास्टर रिटायर हुए होंगे, बैठे होंगे रिटायर होके, सदस्य नहीं बन पाए और वो मुख्यमंत्री बन गया। दोनों में फर्क बस सिर्फ सोच की है, वो भी प्राइमरी मास्टर, वो भी प्राइमरी। तो जिस दिन तुम अपने आप को चेंज कर ले जाओगे, और हम वो चेंजिंग मोमेंट बताए हैं कि 1 तारीख को हम जरूर आपको गाइड करेंगे कि हमारी जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है, बदल कैसे सकता है। अपने आप को बदल लो फिर तो कहीं पहुंच सकते हो, ना बदलो तो नाभिक का विखंडन और नाभिक का संलयन। नाभिक में 2 प्रक्रम होते हैं, 2 घटनाएं होती हैं। जब कोई बड़ा नाभिक होता है तो अस्थायी होता है, ये पीछे पड़ चुके हो,
जब कोई बड़ा नाभिक होता है तो अस्थायी होता है, मतलब उतना बढ़िया बंधा नहीं होता, उसमें नाभिकीय बल कमजोर हो जाता है दूरी बढ़ने की वजह से, क्योंकि नाभिकीय बल तो शॉर्ट रेंज के लिए है, जैसे दूरी बढ़ती है तैसे वो बेकार होने लगता है। तो कभी भी बड़े नाभिक पे जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो ये तो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। जब किसी बड़े नाभिक पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी में हथौड़ी काम करता है, ठोके देखो तेरी कमजोर आज चीज है, मार जो फट से, जब तक नहीं ठोको तब तक नहीं, लेकिन हल्का सा टुक से करो टूटिए को। ऐसा क्या कर रहा है कि जब कोई बड़ा नाभिक अस्थायी होता है, और जब किसी बड़े नाभिक पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। साथों साथ एक भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकालता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा द्रव्यमान क्षति हो जाती है, ज्यादा नहीं क्षति होता है, थोड़ा सा, जैसे मान लो 20 किलो का तोड़ो तो 2 ठो निकला, एक तो निकला 9 किलो 800 ग्राम, और एक निकला 9 किलो 950 ग्राम, तो 10-10 किलो तो नहीं निकल पाए। 150-200 ग्राम में गड़बड़ान की नहीं, जो 150-200 ग्राम का गड़बड़ान है वो क्या तुम बदल गए, और वो उतना ऊर्जा कम नहीं, ऐसे करते हैं बहुत ज्यादा हो जाती है, यहाँ तक कि 1 किलो बदल दो तो इतना ज्यादा निकल रहा है, सभी 200 ग्राम रहेगा तब भी ऊर्जा कितना मात्रा में निकलेगा, बहुत अधिक मात्रा में। अब इस घटना को क्या कहते हैं, विखंडन, फ्यूजन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में यही बताया जाता है, इन द न्यूक्लियर फ्यूजन द हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन इन 2 स्मॉल न्यूक्लियस बाय बम्बरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन इट। किसी भी बड़े नाभिकों पे न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर वो 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकालता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन 2 तरह की होती है, एक नियंत्रित, अभी इससे पहले बता चुके हैं वो, और एक अनियंत्रित। आपको पता होगा कि नियंत्रित वो होती है, ये घटनाएं होती है जानते हो, जब ये एक न्यूट्रॉन मारते हो तो इसके साथ 3 ठो न्यूट्रॉन भी निकलता है, कैठू, ये तीनों अब अगले बार क्या को निकालेंगे, 3 को। पहले तो एक न्यूट्रॉन मारे, एक नाभिक टूटा तो ऊर्जा निकला, 2 एटम बने और 3 न्यूट्रॉन निकला। अब ये तीनों किससे मारेंगे, 3 ठो पे, 3 टूटेगा और ज्यादा ऊर्जा निकलेगा और 9 ठो निकलेंगे न्यूट्रॉन। अब किस 9 पे मारेंगे, 27 से 81 पे, और ये कुछ ही सेकंड में कई लाख पहुंचा देते हैं, दनादन मार के। और इसको हम कौन सी क्रिया बोल देते हैं, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन। ये किस पे काम करता है, हमारा परमाणु बम में नाभिक का विखंडन होता है, लेकिन नाभिकीय विखंडन वो कौन वाली होती है, आनियंत्रित वाली होती है, जो कि कुछ ही पलों में बहुत भरपूर मात्रा में ऊर्जा दे देता है, जो कि एक विनाशकारी रूप ले लेता है और बहुत ही नुकसान होता है। कैसा नुकसान होता है, हमने एक्सप्लेन किया भी कि एटम बम कैसे हमारा नुकसान करता है, हम और बताएंगे भी कि एटम बम बनाया कैसे जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होती है नियंत्रित। आपको पता होगा नाभिकीय भट्टी माने जहां आग जलाया जाए, ऊर्जा प्राप्त किया जाए, भूसी जलाओ तो भूसी वाला भट्टी, पेट्रोल से जलाएंगे तो पेट्रोल वाला भट्टी। वैसे नाभिकीय क्रिया कराया जाए तो नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी भी किस पे काम करता है, नाभिक के विखंडन पे। परमाणु बम किस पे काम करता है, लेकिन दोनों में फर्क है। नाभिकीय भट्टी में कौन सी क्रिया चलती है, यहाँ पे कंट्रोल्ड रॉड लगाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो बोरान के छड़े होती है, कैडमियम की छड़े होती है और भारी जल होता है। कई बार एग्जाम में आया है कि भारी जल किसका काम करता है, तो आपने लिखा होगा मंदक का। मंदक का मतलब रोकने का। ये नाभिकीय रिएक्शन को रोकता है, मतलब जब 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो 2 ठो कपड़े लगे खींच लेता है, कहता है कि चलो, फिर जैसे 9 ठो निकलेंगे, 2 ठो 3 ठो निकलेंगे, फिर 3 ठो खींच लेगा, कहेगा धीरे धीरे भगाओ मत। जैसे 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, जब ये मंदक बैठे रहेंगे तब ये लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, बोरान नाट क्या करता है, जैसे देखेगा ज्यादा न्यूट्रॉन हुए सबको क्या कर लेगा, खींच लेगा, कम चलने देगा, धीरे धीरे। एक को थोड़ा 3 निकला लेकिन 200 का फिर एक पे टूटा, फिर 200 को लिया फिर एक पे टूटा, तो बढ़ने और इस तरह हम कंट्रोल रखते हैं, ऊर्जा धीरे धीरे मिलती है और उसे हम वैद्युत ऊर्जा में बदलते रहते हैं, तो हमारे यूज में आ जाता है। इसलिए अनियंत्रित होता है, नहीं रोक पाते हैं तो विनाशकारी रूप ले लेता है। मतलब परमाणु बम और नाभिकीय भट्टी दोनों ही नाभिकीय विखंडन पे कार्य करते हैं और
और जब कोई बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है न्यूट्रॉन के बमबारी द्वारा, तो उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। किसी भी बड़े नाभिक पे न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर वह दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है और नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम भी आधारित है, नाभिकीय भट्टी भी आधारित है। ये एक अनियंत्रित अपक्रिया पे चलती है और वो नियंत्रित अपक्रिया पे चलती है। समझ में आया? स्ट्रक्चर बनाना बता दे रहे हैं। दूसरा नंबर, जब दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक बना लेते हैं, तब छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक बना लेते हैं, तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। वो फ्यूजन था, ये फिशन है। नाभिकीय विखंडन में बड़ा नाभिक दो छोटे में टूटा है, लेकिन ये दोनों छोटे जुड़ के बड़ा, इसमें भी अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जैसे 1.5 किलो 2 किलो का मिला तो बनना कितना चाहिए? 3.5 किलो, लेकिन बनेगा 3 किलो 400 ग्राम। कुछ ऊर्जा खत्म होगी नहीं? वही द्रव्यमान छद क्या बन जाएगा? ऊर्जा। मतलब जब दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो दैट इज नाभिकीय संलयन, उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन ऐसे बाबू भैया करके नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको उच्च ताप रखना पड़ेगा, गर्मी कितनी रखनी पड़ेगी और उच्च दाब रखना पड़ेगा, प्रेशर भी हाई। तो ताप बढ़ाओ तो दाब यहाँ बढ़ जाता है, तो उच्च ताप और दाब पे काम हो पाता है। जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हम दो छोटे नाभिकों को मिलाते हैं तो मिलके एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं और इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें भी अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और आपका हाइड्रोजन बम, तो लोग अगर आप जानते होंगे कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम सेम है, तो भूल जाना ये अलग अलग बम है। नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है उसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, 1H1 1H2 1H3, छोटे छोटे हैं ना सब। हाइड्रोजन तो सबसे छोटा परमाणु है और उसके परमाणु जब आपस में मिल के नाभिकीय संलयन करते हैं तब काम क्या करता है? हाइड्रोजन बम कार्य करता है। और इसमें तो अपार मात्रा में ऊर्जा निकलेगी और यह और ही विनाशकारी हो जाता है। कैसे होता है अभी फिगर से दिखाते हैं। हाइड्रोजन बम के बाद में सौर ऊर्जा, कौन दे रहा है सौर ऊर्जा? सूर्य दे रहा है। सूर्य में जो हो रही है अपक्रिया, सूर्य के पास इतनी अपार ऊर्जा कहां से आ रही है? जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में तो नहीं, लेकिन अपने पूरे सौर मंडल में प्रकाश दे रहा है। आपको पता होगा, आपने बताया था एक बार कि वो सूर्य ऊर्जा देना बंद कर दे तो लगभग 24 घंटे में पृथ्वी के ऊपर एक बर्फ का लेयर जम जाएगा और सब लोग क्या हो जाएंगे। उसी की वजह से इतनी अपार मात्रा में ऊर्जा वो देता है, लगातार देता है, 24 घंटा देता है कि 12 घंटा नहीं देता है, रात में देता है। हाँ, पृथ्वी के दूसरे हिस्से पे देता है और अगले 12 घंटा बाद पृथ्वी के दूसरे हिस्से पे घूमता है ना। कभी इधर देता है तो इधर नहीं, इधर आ जाता है तो इधर देता है, इधर नहीं, लेकिन वो देता तो 24 घंटा है। ये 24 घंटा देने वाला ऊर्जा का राज क्या है? सौर ऊर्जा कहाँ से आ रही है? सूर्य ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? वो किस क्रिया से? तो हाइड्रोजन बम और नाभिक, उसमें भी नाभिकीय संलयन हो रहा है। छोटे छोटे नाभिक मिलकर वहां से हाइड्रोजन और हीलियम भरा है। सूर्य में सिर्फ क्या है? 90 से 99% हाइड्रोजन और हीलियम, छोटा छोटा। लेकिन वहां पे हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, इसके वजह से वहां पे क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन में जो छोटे नाभिक मिल के बड़े बड़े नाभिक बना रहे हैं और उसमें से अपार मात्रा में क्या निकल रही है? वो ऊर्जा पूरे सौर मंडल में। तो ये दोनों एक दूसरे को उल्टा की नहीं। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों की बमबारी करने पे बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, लेकिन अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और नाभिकीय संलयन में उच्च ताप या दाब पर दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा सा नाभिक बना लेते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें भी अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस बेसिस पे परमाणु बम, जिसको एटम बम कहते हो, नाभिकीय भट्टी कार्य करता है। इन्हीं सिद्धांत पे सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन बम कार्य करता है। ध्यान से देखो क्या है एटम बम। एटम बम में एक टाइप होता है, इसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिए जाते हैं। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मतलब बड़े नाभिक, बड़े नाभिकों में ही नाभिकीय विखंडन होगा। तो नाभिकीय विखंडन के लिए बड़े नाभिक लिए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, जो कि सबसे ज्यादा अभी इसके पास और किसके पास है? ये सब उत्तर कोरिया, वही किंग जॉन्ग वाला क्या है, वो ही खरीदता है, उसको और कुछ नहीं खरीदता। वो बुलेट ट्रेन थोड़ा ना बनवाता है, जब पैसा उसके देश में होता है बस खरीद लेता है 4 किलो यूरेनियम और सबसे कहता है पड़ाका दागेंगे। बोलोगे तो दाग देंगे भैया हम, और सब उससे डरते हैं क्योंकि भैया खुखार आदमी खुद तो जाएगा, लेकिन ले जाएगा आपको भी। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे हम लोग बहुत से माइनर क्या लेते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, हैवी न्यूक्लियर, लेकिन या तो
विखंडन होने का एक कंडीशन है। ये कहता है कि हमारी एक क्रिटिकल साइज होती है। जैसे आपने क्रांतिक कोण पढ़ा है, जब तक वो कोण नहीं आएगा तब तक आपका पूरा आंतरिक परावर्तन प्रकाश बाहर निकल जाएगा दूसरे माध्यम में। लेकिन जब हम क्रांतिक कोण में पहुंच जाते हैं तब हमारा प्रकाश का किरण अगले माध्यम में नहीं जाके बल्कि तल के समांतर हो जाता है। और जब क्रांतिक कोण से आगे बढ़ते हैं तब वापस आने लगता है और पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब क्रांतिक कोण से आगे बढ़ जाओगे कोण में तब वापस आ जाएगा, पूरा आंतरिक परावर्तन होगा। लेकिन क्रांतिक कोण से नीचे रहोगे तब नहीं होगा। और परिभाषा में बताओगे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे आपतित होती है तो पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, इसे पूरा आंतरिक। और इसी की वजह से हीरा चमकता है, इसी की वजह से ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं। कहता है हर एक पदार्थ की एक क्रांतिक साइज होती है, क्रिटिकल साइज होती है। उस साइज से छोटा रहने पर उसमें नाभिकीय विखंडन नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए यूरेनियम की क्रिटिकल साइज रही 350 ग्राम कि मतलब 350 ग्राम से कम रहेगा तो नाभिकीय विखंडन नहीं। जैसे 351 ग्राम का कर दोगे शुरू लड़ाई। तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ मान लीजिए 500 ग्राम क्रिटिकल साइज है तो 500 ग्राम में 300 ग्राम यहाँ डाल देंगे और 300 ग्राम यहाँ डाल देंगे। इसको यहाँ पे पिन लगा के स्प्रिंग द्वारा कुंजी जानते हो की, तो ये स्प्रिंग से पकड़ाए रखेंगे। क्या दोनों फट गया है? नहीं। अभी 300 ग्राम इधर है, 300 ग्राम इधर है। क्या दोनों में नाभिकीय विखंडन स्टार्ट होगा? नहीं हो पाएगा। नाभिकीय विखंडन तो स्टार्ट होगा नहीं। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तब कैसे बनाता? एक तुलनात्मक हम बता रहे हैं। मान लीजिए किसी का 500 ग्राम है तब तो हो जाएगा ना। मतलब क्रिटिकल साइज से कम साइज के दो टुकड़ों को हमारे रेडियोएक्टिव पदार्थों को या बड़े धातुओं को दूर दूर रखा जाता है। और ये कवर होता है आयरन का, लोहे का एक कैप होता है। इस सिलेंडर आप जान लेना कि बहुत बड़ा आइटम बम का सिलेंडर बन जाएगा तो जो आपके गैस का छोटा वाला सिलेंडर नहीं आता है वो तो नहीं बड़ा रहता है। उसमें दोनों पार्ट में क्या लगी रहती है? कुंजी लगी रहती है। और जब हमें इसे दागना होता है तो आइटम बम तो इतने बड़े हैं लेकिन अपने घर ही थोड़ा ना दागना है, अमेरिका में दागना है, पाकिस्तान में दागना है, चाइना में दागना है। तो हमें वहां पहुंचाने के लिए एक रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। इसको रॉकेट पे लगा देते हैं। रॉकेट का काम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग, ले जाके वहां गिरा दे। और वहां पे कैलकुलेट होता है कि कितने देर बाद ये वहां पहुंच जाएगा। और पहुंचने का जो टाइम होता है उतने ही टाइम में स्प्रिंग पे यहाँ ऐसी इलास्टिसिटी दी जाती है कि जब तक वो वहां पहुंचे, यहाँ कुंजी खोले तो धीरे धीरे सरकना शुरू किया। वो टाइम कैलकुलेट रहता है, विज्ञान इसलिए पढ़ा जाता है कि कितने टाइम तक में ये पहुंच जाएगा और हम इतना वेलोसिटी से फेंकेंगे रॉकेट को लेकर तब तक हमारा ये वहां पहुंच चुका। जब तक ये यहाँ पहुंचा तब तक वो वहां सक चुका रहेगा और वहां पे तुरंत एटम ब्लास्ट करेगा, तुरंत नाभिकीय विखंडन होगी। कौन सी क्रिया? कुछ ही पल में पूरा का पूरा अपना ऊर्जा बना के निकाल देगा, जो कि बता रहे हैं कि लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्रिएट कर देता है, जो कि सूर्य के पृष्ठ के ताप से भी ज्यादा है। मतलब सूर्य उतना गर्म नहीं है जितना गर्मी ये दे देता है। मतलब सब झुलस जाएंगे आसपास की चीजें। और झुलसे तो ठीक है, फिर वहां से हवा निकलेगी तो वहां खाली हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। फिर बाहर से हवाएं भाग के आएंगी तो आंधी तूफान आएगा, सब घर वर गिर जाएंगे, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, उससे कुछ मरेंगे। फिर वहां से अल्फा बीटा गामा निकलेगा, वो जमीन में मतलब जानवरों में आदमियों में घुसेंगे तो उनको कैंसर होगा, उससे मरेंगे। बाकी वो चीजें फिर आपके खाने पीने वाले पदार्थों में घुसेगा तो दूषित हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। फिर उससे जैसे नदी के पानी घुस गया, अब नदी पानी जब बह के गया जानवर पीने करेंगे तो वो लोग मरेंगे दूषित पानी के पीने की वजह से। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर हमारे जीन्स में घुस जाता है क्योंकि विकलांगता के लक्षण मतलब हमारे जीन्स को बर्बाद कर देता है। तो हमारे जो नए जनरेशन होते हैं वो थोड़ा सा ठीक ठाक करके तो बहुत ही विनाशकारी हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में होमी जहांगीर भाभा जब ये बनाए थे, जानते हो भाभा जी का न्यूक्लियर में बहुत बड़ा है। नाभिकीय भट्टी के बारे में काम करने वाले, नाभिकीय क्रियाओं के बारे में काम करने वाले हमारे इंडियन साइंटिस्ट कौन थे? आज भी भाभा इंस्टीट्यूट के नाम से बेंगलोर में चलता है। और जो भाभा इंस्टीट्यूट था उन्होंने बताया था कि हम ये बता तो रहे हैं लेकिन हम परमाणु बम बनाने के लिए नहीं बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं? धीरे धीरे ऊर्जा निकालो, ओएस करो, 4 किलो नहीं ले चली 400 साल। ये किसके लिए बताए थे? अपने उपयोगी के लिए। मतलब चक्कू आपके घर पे दिया गया था सब्जी काटने के लिए, लेकिन आदमी अब तो जब गुस्सा आता है गला भी काट देते हो, इसे काम करिए। अब वो भाभा जी का कहना था कि हमारे ज्ञान का उपयोग विनाश में मत कीजिएगा। जो भी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं वो आपको सार्थकता के रूप में दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में उपयोगी बनाइएगा। लेकिन आज हमारा मनुष्य पर जो
समाज है, ये दोनों नेचर पे यूज कर रहा है, एक अपना बम बना के और एक परमाणु भट्टी बना के। तो हमारा एटम बम कैसे काम करता है समझ में आया? ये ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट करके वहां पे बहुत बम्पर कर देता है। लेकिन आप सोचोगे हाइड्रोजन बम कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोजन बम में एक एटम बम ऑलरेडी अंदर लगाना पड़ता है, क्या उत्पन्न कराने के लिए? क्योंकि ये शुरू ही नहीं होगा, इसको शुरू कराने के लिए अंदर एक एटम बम सेट किया जाता है और इसके बाहर एक कवर और लगाया जाता है। इस कवर में छोटे छोटे न्यूक्लियस भरे जाते हैं, इसमें तो बड़ा वाला न्यूक्लियस और इसमें छोटे न्यूक्लियस। ये करने के लिए जब पहली बार दगता है तो कौन दगता है? एटम बम। जब एटम बम दगेगा तो उससे ऊर्जा पर्याप्त निकला ही, दाब बना ही, ऊर्जा और दाब में तब तक ये अपना शुरू करा देता है, नाभिकीय संलयन। फिर ये अपना ऊर्जा भी देना स्टार्ट कर देता है, तो फिर और भी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे कि और ही विनाशकारी हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे हुआ नाभिकीय संलयन, यहाँ पे हुआ नाभिकीय विखंडन, और इसको हम कौन सा बम बोलते हैं? कौन खतरनाक? एटम बम से भी खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। एक बार प्रैक्टिकल में छोटा सा लिया गया था जो कि किसी समुद्र में कराया गया था, और उस समय बताया जाता है कि उस प्रयोग में वहां के पास के जितने भी देश थे सब हिल गए, मतलब भूकंप आ गया, और उस समय पानी पूरा का पूरा कहाँ उड़ गया था? मतलब पूरा तल दिख गया था, उस समुद्र का तल दिख गया था, उड़ा दिया था पूरा पानी उड़ी, क्योंकि बहुत छोटा हाइड्रोजन बम लिया गया था। और ये हाइड्रोजन बम किस आधार पे काम कर रहा है? सौर ऊर्जा भी किस पे काम कर रहा है? आपने रिजल्ट सुना होगा कि चाइना नया सूर्य बना रहा है अपने लिए। सूर्य मतलब वो सनलाइट लेना चाहता है कि जब ठंडी में सूर्य ना देगा लाइट तो हम अपने सूर्य से लेंगे। सूर्य बना लेगा कि नहीं बना लेगा? क्या दिक्कत है यार? सूर्य क्या करता है? नाभिकीय संलयन करा के ऊर्जा देता है। ये अपने घर पे ऐसा बनवा लेगा कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मिलेगी उसे, तो वो आर्टिफिशियल सन बनाने के भी काम कर रहा है, और वो कोशिश में है कि हम अपना सूर्य बनाए। खतरा होगा कि नहीं उसमें? अगर कहीं हाथ से निकल गया, तक गया, तो कौन सा रूप ले लेगा? हाइड्रोजन बम का रूप ले लेगा, क्योंकि नाभिकीय भट्टी और परमाणु बम में फर्क नहीं है। ये अगर रुका नहीं तो बन गया क्या? और रुक गया तो नाभिकीय भट्टी। ऐसे सौर ऊर्जा तो धीरे धीरे वहां दूर से दे रहा है, और दूर से दे रहा है, तब में हालत खराब हो जाती है गर्मी में। आप ही नजदीक में आप सूर्य रखे रहोगे और कहीं बिगड़ गया उसका मूड, तो तुरंत वो हाइड्रोजन बम का रूप ले लेगा और फिर साफ कर देगा। समझ में आया? सेकंड हो जाएगा। तो आपको ये चीजें जानना चाहिए कि हमारे पास क्या चीजें हैं नाभिक के पास। बात नहीं जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? बड़ी बात हो रही है। हाँ, इसके हम नोट्स आपको भेज देंगे। बाकी हम आपको बता चुके नोट्स लिखना नहीं बाबू, बार बार उस चीजों को पढ़ो। अगर आपको हर टॉपिक आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा।